वेनेजुएला में आए 2 बार भूकंप को लेकर दरअसल इस समय की अगर स्थिति पर नजर डाली जाए तो वेनेजुएला में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रही हैं। एयरपोर्ट की छत गिर गई है। मोन्टाल्बन से 25 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। और वेनेजुएला की अगर बात करें तो 7.2 और दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का आया है। भारी तबाही देखने को मिली है और आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस बीच सामने आ रही है, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि रेस्क्यू अभियान भी अभी लगातार जारी है। टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू अभियान इस समय अभी भी चल रहा है। तो भारी तबाही का मंजर इस बीच देखने को मिला है और आज से 126 साल पहले इस तरीके से तस्वीर जो है वो सामने आई थी, यानी कि साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Está temblando. और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आखिरकार ये भूकंप क्यों आया, कैसे आता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान डॉक्टर BS चौधरी, सीनियर प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिक्स एंड कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन अर्थक्वेक स्टडी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आपने देखा कि वेनेजुएला में भूकंप आया और इसका असर तमाम देशों में भी देखने को मिला है, लेकिन स्पेसिफिकली हम वेनेजुएला की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भूकंप आता है 7.2 का। उसके बाद जो तीव्रता रही है 7.5 रही है। तो किस तरीके से इसे देखा जाए, कैसे ये भूकंप आता है, एक साइंटिफिक रीजन आपसे समझना चाहेंगे सर। एक्चुअली दीपाली, अगर हम अर्थक्वेक के जेनेसिस की बात करते हैं तो हम जो अर्थ को मानते हैं वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जो हमारी लिथोस्फीयर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती रहती हैं। और ये जो इनके 3 तरह के अलग अलग मोशन होते हैं। पहला जो मोशन है इनका प्लेट्स का, जिनको हम बोलते हैं कि दीज आर कोहेसिव प्लेट्स, दीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो प्लेट होती हैं, जैसे हमारी इंडियन प्लेट है दैट इज सबडक्टिंग अंडर द एशियन प्लेट, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो एक कारण होता है जिसकी वजह से हमारे मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो दूसरा मोशन है जिसमें ये एक से जो दूसरी प्लेट है वो दूर चलते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट है जिनमें प्लेट्स एक दूसरे से अलग मूव करती हैं, उनको हम जो मूवमेंट है वो एक नॉर्मल मूवमेंट है जिसमें हम नया क्रिस्टल फॉर्मेशन की बात करते हैं। और जो तीसरा मूवमेंट है जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, एक जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के साइड बाय साइड लेटरल मूवमेंट होता है। तो ये जो पहले टाइप के प्लेट्स हैं विच वी कॉल इट एज ए कन्वर्जिंग प्लेट, जो प्लेट से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो एक मेजर कारण होता है जहां पे इस तरह के जो अर्थक्वेक्स हैं वो आते हैं। खासतौर पर अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला का जो कंट्री है ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक बाउंड्री। कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक बाउंड्री का मतलब है कि यहाँ पे जो कैरिबियन प्लेट है वो अमेरिकन और जो नॉर्थ अमेरिकन नाज़का और जो कॉकस प्लेट है, इन सारों का जो मूवमेंट है वो स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है। और स्ट्राइक स्लिप के साथ साथ में उनका सबडक्शन भी है। तो ये कारण है जहाँ पे कि ये जो वेनेजुएला और इसके आसपास वाला जो रीजन है ये 2-3 अलग अलग जो एक्टिव फॉल्ट हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जिनमें आप एक बोकोनो फॉल्ट है, दूसरा एल पिलर फॉल्ट है और तीसरा सेन सेबेस्टियन फॉल्ट है। तो ये जो 3 एक्टिव फॉल्ट हैं ये इस पर्टिकुलर रीजन को टेक्टोनिकली काफी एक्टिव बनाते हैं। जी बिल्कुल सर, साइंटिफिक रीजन आपने बताया, लेकिन सर एक चीज़ और समझने वाली बात है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा है कि मेजरली जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। चाहे हम जापान की बात करें, जापान में भी भूकंप आया है, अमेरिका में भी आया है, अब जम्मू कश्मीर में भी आया है। तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन क्या हो सकता है सर कि डेवलप्ड नेशन में ही ऐसा क्यों? जी जी नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसका जो मेन कारण है कि डेवलप्ड नेशन में ही होगा, ये इसका बेसिक कारण जो है वो नेचुरल है। नेचुरल मीन्स हमारा जो अर्थ है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द अबाउट 9 मेजर प्लेट्स एंड मोर देन 16 माइनर प्लेट्स। ये जो कॉम्बिनेशन है जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसका कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है। और उसकी वजह से जो स्पेसिफिक हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स मेजरली हमें देखने को मिलते हैं। और वो लगातार इस वजह से है कि जहाँ पे जो हमारे एक्टिव फॉल्ट्स हैं
बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, वो उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम बोलते हैं पैसिफिक जो ओशियन है, इसके सराउंडिंग एरियाज में जितने भी आपका जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। तो ये बेसिक रीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेवलप्ड नेशंस। ये ज्यादा जो इसका मेन कारण है वो हमारा एक अर्थ का जो नेचुरल फॉर्मेशन है और उसमें जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो एक मेजर कारण है। लेकिन ये जो रीजन है, जैसे हम जापान की बात करते हैं, वहां पे भी हमारे जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं उनका प्रेजेंस रहती है, और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं। या आपको याद होगा कि इंडियन ओशियन में 2004 से हम पहले ये सोचते थे कि इंडियन ओशियन जो है वहाँ कोई सुनामी आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि ये जो ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, ये जो 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 सब ओशियन के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, जो स्लम्पिंग हुई थी, उसकी वजह से सुनामी वार्निंग थी। तो ये अलग अलग रीजंस हैं जहाँ पर बेसिकली जो ब्लॉक्स हैं स्ट्रेस बिल्डअप होने की वजह से उनमें रप्चर होता है, और रप्चर होने की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। लेकिन मेन जो इस तरह का डिवास्टेशन है उसमें ये देखने को मिला है कि एक्टिव फॉल्ट्स के साथ साथ में अगर हमारा जो अर्थक्वेक अगर शैलो फोकस अर्थक्वेक है तो उनमें डिवास्टेशन ज्यादा होता है, और जो डीप फोकस्ड अर्थक्वेक होते हैं उनमें जो डिवास्टेशन है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो जाती है अर्थ सरफेस तक आते आते। जी सर, जैसे कि अर्थक्वेक आया है, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं बनाया गया है जिससे पता चले कि अब अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर एक पॉइंट ऑफ हिंट मिल पाए ताकि इतने बड़े जो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इस चीज़ से बचा जा सके? तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल, ऐसी कोई मशीन अभी तक तैयार नहीं की गई है सर? दीपाली, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लूंगा, इसकी शोध में मैं जाना चाहूंगा कि अभी तक अगर मैं फॉरकास्टिंग की बात करूं तो इट्स नॉट येट पॉसिबल। जितनी भी हमारी रिसर्च है ग्लोबल लेवल पे, वो जो ग्लोबल लेवल पर रिसर्च है वो एक चीज तो हमें इंडिकेट करती है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है वो साइस्मिकली एक्टिव है, इन द सेंस वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे कई सारे एक्टिव फॉल्ट्स हैं। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसके बेसिस पे जो मॉडल है, मॉडल के बाद में हम जो प्रिडिक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जिनमें अर्थक्वेक आने के सारे जो कारक हैं वो उनको सेटिस्फाई करता है, लेकिन वहां पे अर्थक्वेक नहीं आया। तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले समय में देयर इज ए पॉसिबिलिटी, उसका साइंटिफिक नाम है साइस्मिक गैप। उस एरिया के अंदर एक साइस्मिक गैप क्रिएट हो गया है, जिसका मतलब है कि उस एरिया के अंदर बहुत लंबे समय से कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी का बिल्टअप हो रहा है, और आने वाले समय में वहां पे एक मेजर अर्थक्वेक आने की संभावना है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि किस दिन वो अर्थक्वेक आएगा और कितने मैग्नीट्यूड का होगा, ये अभी तक की जितनी भी हमारी ग्लोबल रिसर्च है, चाहे वो हमारी इंडिया की बात करें, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें, एनजीआरआई या नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी है उनकी बात करें, या हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसजीएस या दूसरे यूरोपियन स्पेस जो जियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं, हमारी सारों की जो रिसर्च है वो इस पॉइंट पे आके तो कन्वर्ज हो जाती है कि हम साइस्मिक गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन खासतौर पे अगर हम फॉरकास्टिंग की बात करें, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आईआईटी रुड़की के कुछ हमारे कोलीग्स हैं और वो एनसीएस के साथ मिलके एक अर्ली वार्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले, लेकिन अगर अर्थक्वेक कहीं पे आ रहा है और उसके बाद में जैसे फ्यू सेकंड्स पहले भी अगर आपको इस चीज का आइडिया लग जाता है, तो हमारे जो मेजर जैसे कोई एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं या उस एरिया के अंदर कोई दूसरी ऐसी इंस्टॉलेशन है जो परमानेंट नेचर की हैं और जिनमें डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उनको स्विच ऑफ किया जा सकता है। इस तरह का समय मिलने के चांसेस बिल्कुल हैं। इस डायरेक्शन में रिसर्च चल रही है दीपाली। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अप्रॉक्स आइडिया एक पता अगर चल जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं, काफ़ी मैनेज करना इजी होता है, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ तो पता लगाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, सुनामी का खतरा अक्सर बढ़ जाता है जब भी अर्थक्वेक आता है, तो जो वेनेजुएला में सिचुएशन हुई है, जो अर्थक्वेक आया है, उसके लिहाज से कैसे देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से कैसे देखें? दीपाली, जो इनिशियल एस्टिमेट्स है, जो यूएसजीएस की बात करें या हम दूसरे सोर्सेज की बात करें, तो दे हैव इंडिकेटेड दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सुनामी इन सम ऑफ द एरियाज। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो सुनामी का अलर्ट था वो उन्होंने एक तरह से कुछ एरियाज के अंदर तो वापस ले लिया है, और कुछ एरियाज के अंदर अभी मतलब दे आर स्टिल ऑन द अलर्ट। मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, जो अंडर सी अर्थक्वेक होते हैं
उनकी वजह से जो सुनामी का खतरा है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफाउंड होता है in comparison to the on the land earthquakes. So I mean still we cannot rule out, but as of now there is less possibility that we are going to have the wider range of tsunami in those areas. जी सर, जैसे अभी कोई एक स्पेसिफिक मशीन अभी रेडी नहीं हुई है या थोड़ा टाइम अभी और लग सकता है, रिसर्च अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है, तो किस तरीके से हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, किस तरीके से हम मेजर स्टेप्स ले सकते हैं कि अर्थक्वेक में ताकि बड़ा लॉस ना हो, या ऐसी बिल्डिंग्स को हम लोग बना सकते हैं, या किस तरीके से मेजर स्टेप्स लिया जाए सर? दीपाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खास तौर पे हम इंडिया सेंट्रिक उसकी बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जापान के अंदर जो मॉडिफिकेशन है बिल्डिंग्स का और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं बिल्डिंग्स के बनाने में, वो काफी हद तक मतलब इस तरह से बनाया गया है कि जो मेजर बिल्डिंग्स हैं दे कैन बियर जो अर्थक्वेक्स हैं, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स को वो बियर कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है कि हमारे जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हुए हैं साइस्मिक जोनिज्म के बेसिस पे, तो उन बिल्डिंग के कोड्स को हम एडियर करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम स्काई स्क्रैपर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनके अंदर ये एक तरह से मजबूरी भी है कि बहुत सारी पॉपुलेशन डेंसिटी है तो लोगों को एकोमोडेट करना है, तो हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन है वो उस तरह के बिल्डिंग मटेरियल से बनाया जाए जिससे कि हमारा जो अर्थक्वेक की वजह से जो डिवेस्टेशन है और डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। जैसे कि हमारे सामने लिविंग एग्जांपल है, जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान हैज कम आउट वेरी वेल एंड उन्होंने जो उनका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो उन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके बनाया जाता है। वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि हमें कम से कम चांसेस मिले हैं इस तरह के डैमेजेस को। जी, लेकिन सर इफ पॉसिबल अगर हमें अर्ली वार्निंग साइंस मिलते हैं कि भूकंप आने वाला है, साइंटिस्ट हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसे में जो लोकल हैं वो किस तरीके से मेजर स्टेप्स ले सकते हैं? दीपाली, देखो, लेट मी बी ब्लंट ऑन दिस इश्यू कि अभी तक अगर मैं बात करूं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल दैट वी कैन फॉरकास्ट ए अर्थक्वेक, नंबर वन। नंबर टू, ऑन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म बेसिस देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमारी रिसर्च ये बता सकती है कि कहाँ पे साइस्मिक गैप क्रिएट हो रहा है। दूसरा, तीसरा, हमारे पास में ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री ऑफ द अर्थक्वेक अब तक किस किस के एरिया में कौन कौन से अर्थक्वेक आए, कितने मैग्नीट्यूड के आए हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन एरियाज के अंदर जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं उनकी प्रेजेंस क्या है। उसके बावजूद भी किसी भी तरह की सटीक भविष्यवाणी करना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका जैसा कि बताया जाता है और एडवाइस भी किया जाता है सिटीजन्स को कि हाँ, जो दूसरी बात आपने कही थी कि क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन है जिससे कि हम कोई इस तरह का अर्ली वार्निंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ओनली द रिसर्च इज इन डायरेक्शन एंड दैट फ्यू सेकंड्स बिफोर। कुछ पोस्ट अर्थक्वेक स्टडीज तो जरूर हुई है, जैसे हमने अभी इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार, एक इंसाट टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि कुछ एरियाज के अंदर जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस थे, देयर वाज अनयूजुअल rise in the temperature in that particular area and because of that there was some height elevation also। लेकिन वो कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि अगर इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक मिलती है that will definitely lead us to a conclusive evidence कि इस एरिया के अंदर आपका अर्थक्वेक आ सकता है। So as of now I will say that we do not have any such technology or the device which is available over there। Yes, the government of India and the other agencies, they are having a network of the observation stations जिनकी वजह से हमारी जो स्टडीज हैं उनको फर्दर रिफाइन किया जा रहा है। और मे बी इन द टाइम्स टू कम दैट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग अगेन आई एम एडवाइजिंग दैट इट्स नॉट अ फोरकास्टिंग थ्रू व्हिच वी कैन हैव some information through which our permanent and the most critical facilities which are available over there, we may get few seconds to shut off or to you can say bring them into the still mode। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन आई हैव। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने देखा है कि 126 साल पहले भूकंप आया था वेनेजुएला में, आपने भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पे तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। लेकिन आज की सिचुएशन पे अगर हम लोग देखें तो कितने इंटरवल्स में बेसिकली ये टैक्टिक प्लेट्स मूव करती है, अर्थक्वेक आता है, क्या इसका कोई एक स्पेसिफिक इंटरवल है या कोई और साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे सर?
एक्चुअली जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का, इनके लिए वी आर हैविंग a set study through which we are doing it. Okay. That is on the basis of the GPS, Global Positioning System, and we are having our Indian version of that, that is known as NAVIC, Navigation with Indian Constellation, which was initially coined as IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. तो हमारा जो प्लेट्स का मूवमेंट है, जैसे अभी अगर हम कैरिबियन प्लेट की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 2 मिलीमीटर पर ईयर, राइट। तो ये जो मूवमेंट है बहुत ही माइनर है, लेकिन जो प्लेट्स हैं, जैसे हम अर्थ के अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो कंपैरेटिवली वी आर हैविंग इट मोर एज ए सॉलिड। सो हमारी जो प्लेट्स हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल फ्लूइड है उसके ऊपर इन प्लेट्स का मूवमेंट है, राइट। जैसे मैं अभी हैंड से जेस्चर दिखा रहा हूँ कि हमारा वी आर हैविंग द फ्लूइड एंड अबव द फ्लूइड वी आर हैविंग द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स है, जैसा मैंने बताया कि वी आर हैविंग द plates which are some major plates and the minor plates, और जो इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है, जहाँ पे भी हमारा जो मूवमेंट है वो कन्वर्जेंट है, like we are having one plate that is coming to the another plate, and the plate which is heavier that will subduct below the, and this upper plate will move, जो lighter plate will move upward। ये जो इस तरह के जो जंक्शन है और जहाँ पे खास तौर पे स्ट्राइक स्लिप और वो कंबाइन करता है सबडक्शन जोन के साथ में, वो इस तरह के रीजंस हैं जहाँ पे इस तरह के अर्थक्वेक आने के चांसेस है। लेकिन मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि एज ऑफ नाउ द ओनली प्रिकॉशन इज दैट हमारे जो साइस्मिक जोन हैं उनके बेसिस पे जो हमने बिल्डिंग कोड्स डिवाइस किए हैं और जो एडवाइजरी डिवाइस किए हैं खासतौर पे कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको हम अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ड्यूरिंग द अर्थक्वेक सिटीजन्स के लिए द ओनली बेस्ट पॉसिबल थिंग इज दैट दे एज फार एज एंड एज फास्ट एज पॉसिबल दे शुड कम आउट ऑफ दिस skyscrapers, but as you know that this is a few seconds phenomena and many a times it is very difficult that you are coming out of the buildings, and we are seeing the results wherever जहाँ पर भी कोई इस तरह की चीजें हैं जो बिल्डिंग कोड्स को नहीं फॉलो किया गया है या बिल्डिंग मटेरियल जिस तरह के डिवाइस जो रिकमेंडेशंस थी उनको नहीं फॉलो किया गया है, वहाँ पे हमारे डिवेस्टेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक सी चीज़ है, किसी भी अगर कमरे में भी आप तो कोशिश करें कि यू शुड नॉट बी इन द सेंटर, क्योंकि जो रूफ स्लम्प करती है वो सेंटर की तरफ करती है। तो जहाँ पे भी आपके कॉलम्स का जो क्रॉस सेक्शन है कॉलम और बीम का, उसके नजदीक अगर कोई जगह मिलती है या बिल्डिंग के बाहर आप निकल पाते हो या कोई इस तरह के इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, वहाँ पे कोई मेजर ट्रीज नहीं है, इस तरह के लोकेशंस में मतलब बेस्ट वे इज टू कम आउट एंड बी इन द ओपन। जी सर, ऐसे सिनेरियोज में गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है? दीपाली, गवर्नमेंट का जो रोल है वो बेसिकली दो तरह से है। वन इज बिफोर एंड अनदर इज आफ्टर। अगर हम बिफोर की बात करते हैं तो मेरा अपना मानना है, खास तौर पे अगर हमें डेवलपिंग नेशंस की बात करता हूँ, डेवलपिंग नेशंस के अंदर आपको याद होगा कि चाहे हम उत्तराखंड फ्लड्स की बात करें या दूसरे मतलब इश्यूज की बात करें, हमारे जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स बन के रह जाती हैं। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही एक्टिव रोल हो सकता है कि जिन एरियाज के अंदर हमें स्काई स्क्रैपर्स को नहीं अलाउ करना है उन पे ना अलाउ करें। फॉर एग्जांपल, हम गग्गर बेल्ट की बात करते हैं, हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें, जितनी भी आपकी कांडी बेल्ट है, ये पूरी की पूरी बेल्ट ऐसी है जो लूजली कंसोलिडेटेड मटेरियल के ऊपर है। लेकिन आप देख रहे होंगे, या हम यमुना के जो फ्लड प्लेन एरियाज हैं उनकी हम बात करते हैं, जहाँ पे आप इस स्काई स्क्रैपर्स देख रहे हैं, वहाँ पे जो लोड बियरिंग स्ट्रेंथ है वो उस लेवल की नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो टाइप है, जिस लेवल का रॉबस्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो प्रिवेंशन स्टेज है, प्रिवेंशन इन द सेंस वेयर एवर दीज बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दोज शुड अबाइड बाय द बिल्डिंग कोड्स एंड द अर्थक्वेक जोनेशन क्राइटेरिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई इवेंट हो जाती है तो नेचुरल सी बात है, हमारी जो रिलीफ एजेंसीज हैं, कोऑर्डिनेशन एजेंसीज हैं, अभी आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर इट गोज टू द डिफेंस फोर्सेस बिकॉज दे आर सो वेल प्रिपेयर्ड, दे आर सो एक्टिव, दे आर सो एजाइल, तो उनका मूवमेंट होता है। मतलब रेस्क्यू के अंदर हम जितना फास्ट हो सकते हैं उनसे कई लाइफ्स को बचाया जा सकता है। जी सर, पहले भी भूकंप आते थे और आज भी आए हैं, और अभी हमने देखा वेनेजुएला में, अमेरिका में, जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस पॉइंट को आगे फर्दर करेंगे
तो पहले के मुकाबले अब कितना डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिला है? क्या सिचुएशन आज भी वही है, जो प्रोसीजर है कंस्ट्रक्शन का वही है, मटेरियल जो पहले यूज होता था आज भी वही है? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आपको लगा आज के पर्सपेक्टिव से सर। नहीं दीपाली, डेफिनेटली डिफरेंस है, और आजकल जो आर्किटेक्ट हैं वो भी काफी अवेयर हैं। खासतौर पे पहले जो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे उनके अंदर कॉलम और बीम, ये जो स्ट्रक्चर है कॉलम और बीम वाला, ये उतनी परसेंटेज नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आज अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अपना हाउस कंस्ट्रक्शन करा रहा है और उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। The only difference which I feel in the developing nations and the developed nations is that if you are going to a developed nation and you are clicking on a piece of land, you will know that what is the load bearing strength, what is the depth to what level, what is the flood risk, what is the seismic risk, so on and so forth. लेकिन हमारे यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहली बात, सिटीजन अवेयरनेस इज बिकमिंग वेरी गुड, एंड नंबर टू, द आर्किटेक्ट्स are also given the suitable instructions that they have to devise the buildings in such a way that these are mitigating the impacts of the earthquakes. So जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं 5 अलग अलग जो साइस्मिक जोन की, तो उनके अंदर जो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस की वजह से और गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस चेंज हुए हैं उनकी वजह से डेफिनेट चेंज है। देयर इज अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट व्हिच इज विजिबल, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट व्हिच इज टू बी डन। जी बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। तो इंडिया की लैंड वेनेजुएला की, अमेरिका की लैंड से कितनी डिफरेंट है? भूकंप के ज़्यादातर जो केसेस है जैसे जापान में भी अक्सर देखने को मिलते हैं, वेनेजुएला में भी इतनी भारी तबाही देखने को मिली है, लेकिन इंडिया के लैंड में कितना डिफरेंस है सर? एक्चुअली दीपाली, इसको हमें ना पूरा जो इंडिया एज ए नेशन के पर्सपेक्टिव से देखें बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि अगर मैं जो भुज वाला अर्थक्वेक से पहले की बात करें तो हम पेनिसुलर इंडिया है उसको ये मान के चलते थे कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द अर्थक्वेक, राइट? तो बेसिकली हमारा जो अपर क्रिस्टल मटेरियल है वो किस तरह का कंपोज्ड है, तो इंडिया को भी इसीलिए अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है कि जितना भी आपका जो हिमालयन बेल्ट है और उसके साथ साथ वाला जो शिवालिक्स वाला या जो कांडी बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये जो एरियाज ऐसे हैं जो साइस्मिकली, इवन दिल्ली को अगर हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज आल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइस्मिक जोनेशन, इट इज इनटू द हाई एंड द मीडियम रिस्क जोन्स। तो ये जो जोन्स हैं ये ऐसे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं। लैंड की अगर मैं बात करूंगा तो उसके बेसिस पे भी इंडिया को हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें जो सेंट्रल इंडिया है उसको अभी भी हम लेसर अर्थक्वेक प्रोन मानते हैं, लेसर चांसेस ऑफ अर्थक्वेक इज देयर। लेकिन इसमें केवल जो मटेरियल है वो प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे जो सब सरफेस स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मेरा मानना है कि जो अलग अलग फॉल्ट प्रेजेंट हैं, फॉल्ट इज यू कैन से जो टेक्टोनिक बाउंड्रीज हैं उनके बीच में जो एक अनकन्फर्मिटी है, तो जो फॉल्ट हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, नंबर 1, और वो जो फॉल्ट है उनकी नेचर क्या है, वेदर दीज आर द एक्टिव फॉल्ट्स और दीज आर द डोरमेंट फॉल्ट्स। तो जिन एरियाज के अंदर आपको ये एक्टिव फॉल्ट्स मिलते हैं वो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि हमने कहा कि हिमालयन ओरोजोनी की बात करते हैं, पूरे हिमालयन बेल्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा है। तो डेफिनेटली मतलब वी आर हैविंग ए डिफरेंट टेरेन, देयर इज ए डिफरेंट टेरेन। वन मोर थिंग इज देयर कि जब हम जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, जितना भी पैसिफिक ओशियन के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं उनमें इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। टेक्टोनिकली दोज रीजंस आर मोर। जी सर, जो प्लेन एरियाज है इंडिया में अगर बात करें और जो हिली एरियाज है, अर्थक्वेक अगर दोनों एरियाज में आता है तो किस तरीके से डिफरेंस रहता है? क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या? एक्चुअली अगर मैं साइस्मिक रिस्क जोन की बात करता हूं तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो हमारे हिली एरियाज हैं उनके अंदर प्रोपेंसिटी ज्यादा है, साइस्मिक रिस्क ज्यादा है प्लेन एरियाज के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम स्काई स्क्रैपर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू दिल्ली और फॉर दैट रीजन आप बांग्लादेश की बात करते हो, ढाका, रिसेंटली आई हैव विजिटेड ढाका फॉर ए साइंटिफिक असाइनमेंट। तो ये जो हमारे एरियाज हैं दीज आर मोस्टली इन द एलुवियल प्लेन। एक रीजन तो है कि वी आर हैविंग द लूजली कंसोलिडेटेड मटेरियल,
लेकिन उसके साथ साथ में क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल जियो टेक्निकल स्टडीज हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग्स की जो इम्प्रूवमेंट है उनमें काफी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वन ऑफ द मेजर रीजन इन द प्लेन रीजन इज दैट वी आर हैविंग द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो स्क्रैपर्स हैं, वो एक दूसरे के नजदीक से हैं, तो अगर वहां पे कोई हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है तो वहां पे डिवेस्टेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हिली एरियाज के अंदर भी खासतौर पे वो टाउन्स या वो सिटीज जिनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और खासतौर पे जब हम कैजुअलिटीज की बात करते हैं, बिकॉज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर लॉस, we consider that human loss is one which is prime, so we have to avoid that. तो probably जो population density है वो एक major factor है उनके रिफ्लेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉपुलेशन डेंसिटी एक मेजर फैक्टर है और इसी का नतीजा आज हमने वेनेजुएला में देखने को मिला। हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हमने आपसे समझे और किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, बेसिकली प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी आपने बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कीमती वक्त हमें दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जैसे कि आज हमने डॉक्टर बी एस चौधरी जी से बातचीत की है और जाना कि वेनेजुएला में जो स्थिति है किस तरीके से बनी, क्यों भूकंप आया और इसके साइंटिफिक रीजन क्या थे।